हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं विलियम जे लॉन्ग्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक से चौसर्स कंटेम्पररी। तो हम चौसर का टाइम जो है हम लोगों ने डिस्कस किया और हमने देखा कि जो चौसर का पीरियड है मिडिल इंग्लिश पीरियड है, एंग्लो नॉर्मन जो टाइम है उसके बाद का चौसर पीरियड आ जाता है, जिसको 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड कर दिया जाता है। पहला बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर और रिवाइवल ऑफ लर्निंग या फिर आफ्टर चौसर हम जैसे कह सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौसर्स कंटेम्पररी कि चौसर के टाइम में जो राइटर उनके साथ रहे थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चौसर के बारे में भी डिस्कस यहाँ कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए हमें कि जो विलियम जॉफ्री चौसर हैं, जो जॉफ्री चौसर हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने वर्क लिखे हैं और इंग्लिश में लिखे हैं जिसमें वो मिड ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को वो लेकर आते हैं और उसमें वो लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारी मिडाइबल्स राइटर भी रहे हैं और उस टाइम जो टाइम दौर था जब वो लिख रहे हैं तो यूरोप और इंग्लैंड के बीच में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। 100 ईयर वॉर भी हुआ है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ब्लैक डेथ का टाइम था, ब्यूबोनिक प्लेग का भी टाइम उस वक्त था, जो हम कह सकते हैं कि 1948 की बात है। सोशल प्रॉब्लम्स वहाँ पर थी। किंग रिचर्ड सेकंड के टाइम की ये बात है। कुछ रिवोल्ट्स भी वहाँ पर हुए हैं कि पीजेंट्स वगैरह के बीच में। और उस वक्त की हम बात करें तो वहाँ पर फ्रेंच और लैटिन जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी, मगर उसके बाद विलियम जॉफ्री चौसर की बात करें तो उन्होंने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी। वाइल वी नो दैट कि वो स्टार्टिंग में फ्रेंच इन्फ्लुएंस थे, स्टार्टिंग में वो लैटिन में लिखते थे, फिर फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड हुए, फिर वो इंग्लिश में लिखने लगे। तो ये वाली बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है पहले। और हम लोग बात करें तो उनकी जो वर्क हैं, कहीं ना कहीं राइम रॉयल का इजाद भी उन्होंने ही किया है। और राइम रॉयल चौसेरियन स्टेंजा है जिसको राइम रॉयल का नाम दिया गया, क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट ने जो स्कॉटलैंड के हैं उन्होंने इसको यूज़ किया, इस वजह से हम इसे देखते हैं। और ठीक है, आगे हम चौसर्स कंटेम्पररी। तो सबसे पहले बात करेंगे विलियम लैंगलैंड की, जो 1332 की बात है, और फिर इनकी डेथ कब हुई है नहीं हमें पता। लाइफ की बात करें तो वेरी लिटिल इज़ नोन ऑफ लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड के बारे में बहुत कम जाना गया है। ही वॉज बॉर्न प्रोबेबली नियर मेलबर्न। ऐसा संभावना है कि उनका जन्म हुआ था मेलबर्न इन वर्सेस्टायर, है ना, वर्सेस्टायर के मेलबर्न में उनका जन्म हुआ है। और ये थे क्या, द सन ऑफ अ पुअर फ्रीमैन, एंड इन हिज अर्ली लाइफ लिव्ड इन द फील्ड एज अ शेफर्ड। और अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में वो शेफर्ड की तरह रहा करते थे। लेटर ही वेंट टू लंदन, और बाद में वो लंदन चले गए विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों और अपनी वाइफ के साथ। गेटिंग अ हंग्री लिविंग एज अ क्लर्क इन द चर्च। और फिर वहाँ पर एक चर्च में क्लर्क की पोजीशन पे वो रहे और वहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ही हैड टू लिव हंग्री। हिज रियल लाइफ मीन वाइल वॉज सेट ऑफ अ सीयर, अ प्रॉफेट आफ्टर ईशाहज ओन हार्ट। और उनका जो उसी दौरान उनका जो लाइफ थी वो रही किस तरह की, सीयर प्रॉफेट की तरह, पैगंबर की तरह उनकी लाइफ वहाँ पर रखी। और आफ्टर ईसाज ओन हार्ट, इफ़ वी मे जज बाय द प्रोफेसी, अगर हम जज करें उनको एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी के साथ, वी सून फाउंड वॉइस इन पियर्स प्लोमैन। जो प्रोफेसी हमें पियर्स प्लोमैन में भी मिलती है इन 1399 और 1399 में। इन 1399 में आफ्टर द सक्सेस ऑफ हिज ग्रेट वर्क, उनकी जो महानतम वर्क है उसकी सफलता के बाद, ही वॉज पॉसिबली राइटिंग अनदर पोम। और फिर उन्होंने एक और पोम लिखी है पियर्स प्लोमैन के बाद में। ठीक है, और ये पोम का नाम है रिचार्ड द रेडिलेस।
अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचार्ड सेकंड। तो ये जो उनका वर्क है जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है रिचार्ड सेकंड के अगेंस्ट जो उस वक्त के किंग थे। बट वी आर नॉट सर्टेन, हम सर्टेन नहीं हैं, निश्चित नहीं है ऑफ द ऑथरशिप, इसको लेखक के बारे में, इसकी ऑथरशिप के बारे में ऑफ द पोम विच वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, जो कि अधूरी रह गई थी बाय द एसेसिनेशन ऑफ द किंग, उस किंग के एसेसिनेशन, किंग की हत्या के बाद आफ्टर 1399 1399 के बाद लैंगलैंड डिसअपियर अटरली, और वो क्या पूरी तरह से अटरली कम्प्लीटली गायब हो गए। एंड डेट ऑफ हिज डेथ इज़ अननोन, और उनकी जो मृत्यु की डेथ है उनकी वो अननोन रही, वो उसके बारे में किसी को पता नहीं। अब हम बात करते हैं पियर्स प्लोमैन की। पियर्स प्लोमैन की बात करें तो द वॉइस ऑफ हिम, जो उनकी इसमें आवाज़ थी, डैट क्राइथ, जो कि क्राई करती है, गूंजती है, इन द वाइल्डरनेस, उस जंगल में, उस वाइल्डरनेस में, प्रिपेयर्ड ये द वे ऑफ द लॉर्ड, जिसने प्रिपेयर किया क्या लॉर्ड के पास जाने का जो मार्ग है, रास्ता है, उसको। माइट वेल बी रिटन एट द बिगनिंग, बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है स्टार्टिंग में, ऑफ दिस रिमार्केबल पोइम, इस रिमार्केबल पोइम के स्टार्टिंग में, ट्रुथ, सिंसियरिटी, आ डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल अपील टू कंसाइंस, जिसमें सच्चाई, सिंसियरिटी और एक डायरेक्ट प्रैक्टिकल अपील की गई है कंसाइंस से, जागृत जो लोग हैं उनसे, एंड अ विज़न ऑफ राइट ट्रिम्फेंट ओवर रॉन्ग, और एक विज़न देखा है जिसमें क्या हो, जीत हो, ट्रायम्फेंट हो, किसके गलत के ऊपर अच्छाई की जीत। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑल प्रोफेसी, और ये एलिमेंट्स भी हैं उस भविष्यवाणी के, उस प्रोफेसी के। एंड इट वॉज अनडाउटलेडली दीज एलिमेंट्स इन पियर्स प्लोमैन, और निसंदेह ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमें पियर्स प्लोमैन में भी देखने के लिए मिलते हैं। दैट प्रोड्यूस सच एन इम्प्रेशन, जिस प्रोड्यूस करती है एक प्रभाव, एक इम्प्रेशन ऑन द पीपल ऑफ इंग्लैंड के लोगों पर। फॉर सेंचुरी, शताब्दी से, लिटरेचर हैड बीन बिजी इन प्लीजिंग द अपर क्लासेस, क्योंकि देखो हम यहाँ जानते हैं, और जफरी चौसर के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि वो चौसर जो लिखते थे वो अपर क्लास के लिए लिखते थे, अपर क्लास की मतलब उनको प्लीज़ करने के लिए लिखा करते थे। उन्होंने कभी भी लोअर क्लास, मिडिल क्लास के बारे में नहीं लिखा, जबकि 100 ईयर वॉर वहाँ पर हुआ है, ब्लैक डेथ वहाँ पर हुआ है, प्लेग वहाँ पर आया है, पर कभी भी हमें उनकी राइटिंग में ये सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो राइटर इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये कि फॉर सेंचुरी, शताब्दियों से, लिटरेचर हैड बीन बिजी इन प्लीजिंग द अपर क्लासेस चीफली, मुख्य रूप से उनको प्लीज़ करने में लगा रहा। बट हेयर एट लास्ट, और अंत था, वॉज अ ग्रेट पोइम, एक अच्छी महान पोम आती है, विच अपील टू डायरेक्टली टू द कॉमन पीपल, जो अपील करती है डायरेक्टली कॉमन पीपल से, एंड इट्स सक्सेस, उसकी सफलता के लिए, वॉज एनॉर्मस, वो एक बहुत बड़ा लेवल पर होता है। द होल पोम इज़ ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट टू लैंगलैंड, ये पूरी पोम है वो मुख्य रूप से ट्रेडिशनली तरीके से एट्रीब्यूट की गई है किसको, लैंगलैंड को। बट इट इज़ नोन, पर ये भी इट इज़ नाउ नोन, पर अभी ये जानी जाती है, टू बी द वर्क ऑफ सेवरल डिफरेंट राइटर्स, कि ये भाई बहुत, एक सिर्फ इसमें लैंगलैंड का नहीं, बाकी और लोगों का भी हाथ है। ठीक है, एट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1362, सबसे पहले ये पोम हमें जो पियर्स प्लोमैन है दिखाई देती है 1362 में, एज अ पोम ऑफ 1800 लाइन्स, जिसमें 1800 लाइन है। एंड दिस मे हैव बीन लैंगलैंड्स वर्क, और हो सकता है कि ये लैंगलैंड्स का वर्क है। इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स, और अगले 30 साल में, ड्यूरिंग द डेस्परेट सोशल कंडीशन, क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जब क्या हो रहा है, ब्लैक डेथ आ रही है, 100 ईयर वॉर चल रहा है ना, पॉलिटिकल टर्मोइल यहाँ चल रहा है। तो जो डेस्परेट सोशल कंडीशन है, निराशाजनक जो सामाजिक स्थिति है, विच लेड टू टेलर्स रिवेलियन, जिसकी वजह से टेलर्स का रिवेलियन, विद्रोह हुआ है। इट वॉज रिपीटेडली रिवाइज, जो फिर से रिवाइज हुआ है, फिर से हुआ है, एंड एनलार्ज बाई डिफरेंट हैंड्स टिल इट रीच इट्स फाइनल फॉर्म ऑफ अबाउट 15,000 लाइन्स। जबकि फिर क्या है, इट वॉज रिपीटेडली रिवाइज, फिर जो उनका ये वर्क है पियर्स प्लोमैन, फिर उसको रिवाइज किया गया है, और ये डिफरेंट हैंड्स है ना, टिल इट रीच, अलग अलग हाथों तक ये पहुंचता है, जब तक इसकी 15,000 लाइन तक लिखती हैं, तो वो अलग अलग हाथों तक पहुंचने का काम करता है। तो मतलब और लोगों ने भी ऐसा माना जाता है कि इसको लिखने में सहयोग किया है। द पोम एज वी रीड
इट नाउ इन द टू डिस्टिंक्ट पार्ट। जैसे कि अब इस हम पोम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो अलग अलग पार्ट्स में है। द फर्स्ट कंटेनिंग द विज़न ऑफ पायर्स, जिसमें फर्स्ट में विज़न है पायर्स का, एंड द सेकंड विज़न कॉल्ड द सर्च फॉर डोबेल डोबेट डोसेट। तो भाई इस वाले 3 वर्ड्स को याद रखिए इस वाले में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाले जो करेक्टर्स हैं वो किस वर्क में देखने को मिलते हैं। तो विलियम लैंगलैंड के हमें पियर्स प्लोमैन में देखने के लिए मिलते हैं। डोबेल मतलब डू वेल, डू बैट मीन्स डू बेटर, डू बेस्ट मीन्स डू बेस्ट, है ना। तो ये करेक्टर्स का नाम है। द एंटायर पोम इज़ इन स्ट्रांगली एसेंटेड, और ये पूरी पोम है जो एसेंटेंस स्ट्रेस सिलेबस है उसमें ये लिखी गई है। एलिट्रेटिव लाइंस, और एलिट्रेशन एक ही वर्ड का रिपीटिशन जहाँ होता है, जैसे चंदा की क्या है वो कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, है ना, तो च का रिपीटिशन है, तो एलिट्रेटिव लाइन है। एलिट्रेशन का यूज़ मिडाइवल पीरियड का जो वर्क है उसमें बहुत हुआ करता था। चौसर के टाइम में एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा वर्क हुआ करता था। तो एलिट्रेटिव लाइन यहाँ पर है। समथिंग लाइक ब्यूवुल्फ, जैसा कि ब्यूवुल्फ में है, हमने ब्यूवुल्फ डिस्कस किया था, उसमें भी एलिगोरिकल और एलिट्रेटिव ये 2 तरह के पर्टिकुलर थीम इन वर्क्स में हुआ करती थी। एंड इट्स इमेंस पॉपुलरिटी, और जिसकी घनिष्ठ पॉपुलरिटी जो है सोज दैट कॉमन पीपल, और ये दिखाती है कि जो कॉमन पीपल हैं स्टिल चेरिश दिस एज इजीली मेमोराइज फ्रॉम सेक्शन पोइट्री। तो अभी भी इसको क्या करते हैं, चेरिश करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। इजीली मेमोराइज ये हो जाती है फॉर्म ऑफ सेक्शन पोइट्री, जैसे सेक्शन पोइट्री हुआ करती थी। इट्स ट्रीमेंडस अपील टू जस्टिस एंड कॉमन ऑनेस्टी, और इस पोम की जो ट्रीमेंडस एक बहुत घनी तरीके से जो अपील है टू जस्टिस के लिए, एंड कॉमन ऑनेस्टी, और जो कॉमन ऑनेस्टी है उसके लिए। इट्स क्लीरियन कॉल टू एवरी मैन। क्लीरियन जो हमारा एक क्या है, वाद्य यंत्र है। वॉर टाइम पर आप जो ट्रम्पेट बजाते हैं, क्लीरियन कॉल, ठीक है। तो क्या है, हर एक इंसान के लिए ये ट्रम्पेट की आवाज़ है, वॉर ट्रम्पेट की तरह। वेदर द किंग, चाहे वो किंग हो, प्रिस्ट हो, नोबल हो, लेबर हो, और टू डू हिज क्रिश्चियन ड्यूटी, कि वो अपनी क्रिश्चियन ड्यूटी करे। भाई क्रिश्चियंस के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि उसे इंसानियत के नाते क्या क्या करना है, तो वो सारी बातें रिवाइज करने का काम करते हैं। टेक्स फ्रॉम इट एनी ट्रेस ऑफ प्रिजुडाइस ऑफ बाइगोट्री, जो कि चिन्हित होता है, टेक्स फ्रॉम इट, और उसको लिया गया है एनी ट्रेस ऑफ प्रिजुडाइज, जो आपस में मतभेद हैं, बाइगोट्री हैं, धर्म कट्टरताएँ हैं, वहाँ से विद्वेद जिसके साथ सच वर्क यूजुअली अबाउंड जुड़े हुए हैं। इट्स रॉयल्टी टू द चर्च, और इसमें रॉयल्टी दिखाई है कि चर्च के प्रति, ईसा मसीह के प्रति तुम्हें रॉयल रहना है। वाइल डिनाउंसिंग, और इस बात को भी डिनाउंस किया गया है, मतलब प्रॉपर डिनाउंस है ना, अनाउंस करना, बताना। डिनाउंस किसी की गलतियों को बताना। डिनाउंसिंग अब्यूजेस दैट हैड क्रेप्ट इनटू इट इन दैट पीरियड, क्या क्या गलतियाँ हैं जो इस पीरियड में दोहराई जा रही हैं, लेकी आई जा रही हैं। वॉज वन ऑफ द ग्रेट इन्फ्लुएंसेस विच लेड द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। तो इस वर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन, एक सुधार आता है इस इंग्लैंड में। इट्स 2 ग्रेट प्रिंसिपल्स, और इस वर्ग के 2 महान प्रिंसिपल सिद्धांत हैं। क्या है, द इक्वलिटी ऑफ मैन बिफोर गॉड, कि भाई ईश्वर के सामने हर एक व्यक्ति कैसा, इक्वलिटी होनी चाहिए। एंड द डिग्निटी ऑफ ऑनेस्ट लेबर, जो क्या है, डिग्निटी है, सम्मान है ईमानदारी की, लेबर का। राउज द होल नेशन ऑफ फ्रीडम, और जो बात करती है पूरे देश के नेशन के फ्रीडम के लिए, फ्री मैन के लिए। ऑल टुगेदर इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वर्क, और पूरी तरह से हम कहें तो ये पूरे संसार का एक ग्रेट वर्क है। पार्टली बिकॉज ऑफ इट्स नेशनल इन्फ्लुएंस, और कुछ इसकी जो नेशनल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से। पार्टली बिकॉज ऑफ द बेस्ट पिक्चर, इसमें अच्छी पिक्चर्स हैं, है ना, डिपिक्ट ऐसा किया है। वी पजेस ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द 14th सेंचुरी, जिसके ज़रिए हम 14th सेंचुरी में जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ब्रीफली, पायर्स प्लोमैन, तो अगर शॉर्ट में कहें तो पायर्स प्लोमैन क्या है, एलिगरी है ऑफ लाइफ को, जीवन को एक दूसरे रूप में दिया गया है यहाँ पर। जैसे कि एलिगरिकल पोएम होती है, एलिगरी लिखा जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग होता है, तो एलिगरी है लाइफ की। इन द फर्स्ट विज़न, और एक विज़न में तो ऐसा लगता है दैट ऑफ द फील्ड फुल ऑफ फॉग,
है ना। पहले सपने में, विज़न में ऐसा आता है कि जो फील्ड है, मैदान है, वो भरा हुआ है जनता से, पब्लिक से, फॉग से। एंड द पोइट लाइज डाउन ऑन द मेलबर्न हिल्स, और पोइट जो है लाइज लेटा हुआ है, बैठा हुआ है मेलबर्न हिल्स पर ऑन मे मॉर्निंग में। एंड विजन कम्स टू हिम इन स्लीप, और सोया हुआ है तो उसको विजन, सपने आ रहे हैं। ऑन द प्लेन बीनीथ हिम, जो प्लेन मैदान है उसके नीचे, गैदर अ मल्टीट्यूड ऑफ फॉग, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अ वास्ट क्राउड एक्सप्रेसिंग द वेरियड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, और जो वहाँ पे क्राउड है वो बता रही है कि कैसी कैसी लाइफ है इस संसार में। ऑल क्लासेस एंड कंडीशंस आर देयर, सारी क्लासेस कंडीशन वहाँ हैं। वर्किंग मैन आर टॉयलिंग दैट अदर्स में सीज ऑल द फर्स्ट फ्रूट ऑफ देयर लेबर, जो वर्किंग मैन है वो मेहनत कर रहे हैं, टॉयल कर रहे हैं, जबकि अदर लोग हैं छिना रहे हैं, झपट रहे हैं, उनसे होल्ड कर रहे हैं उनके फ्रूट्स को, उनकी लेबर के फ्रूट्स को, उनकी मेहनत के। हाई लिव हाई ऑन द प्रोसीड्स, और दिखाते हैं कि उसमें किस तरह से जो लोग हैं लिव हाई, ऊँचे रहने वाले जो हैं। एंड द जीनियस ऑफ द थ्रोंग, और जो पब्लिक है, थ्रोंग है, उसकी जो जीनियस है इज़ लेडी ब्राइबरी, जो ब्राइबरी है, धोखेबाजी है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। अ पावरफुली ड्रोन फिगर, जो यहाँ लेडी ब्राइबरी है, एक पावरफुल फिगर यहाँ दिखाया गया है, एक्सप्रेसिंग द करप्ट सोशल लाइफ ऑफ द टाइम्स। तो उस समय की जो सोशल लाइफ, करप्ट सोशल लाइफ है, उसको दिखाने का काम करते हैं। द नेक्स्ट विजन आर दोज ऑफ 7 डेडली सिंस, और जो अगला विजन है, सपना आता है। तो यहाँ पे क्या है, एक जो प्लूमैन है वो एक हिल पर सो रहा है, उसको सपना आता है, क्या उसे दिखाई देता है वो उसमें लिखने का काम करता है। द नेक्स्ट विजन, और अगला विजन होता है आर दोज ऑफ 7 डेडली सिंस, और जो किसका है, 7 जो सिन है, डेडली सिन, उनका है। एलिगोरिकल फिगर है, बट पावरफुल एज दोज ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पर उतनी पावरफुल है जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक वर्क है चौसर का, मेकिंग द एलिगोरीज ऑफ रेमाउंट ऑफ द रोज। तो इस बात को भी आप याद रखिए, रेमाउंट ऑफ द रोज। तो ये उसी तरह की एलिगरी बनाने का काम करती है जैसे रेमाउंट ऑफ द रोज की है। तो रेमाउंट ऑफ द रोज भी चौसर का वर्क है ना। तो रेमाउंट ऑफ द रोज ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया है। इंग्लिश पीरियड में उन्होंने, फ्रेंच पीरियड में उन्होंने ये वर्क लिखा है। रोमांस ऑफ द रोज, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। सीम लाइक शेडोज इन द कंपैरिजन, और सीम दिखता है, लाइक शेडोज की, उसकी परछाई हैं, इन कंपैरिजन, उसके तुलना में। दीज ऑल केम टू पायर्स आस्किंग द वे टू ट्रुथ, और ये सारी चीज़ें जो 7 डेडली सिन है वो जो पायर्स है उसके सपनों में आती हैं और सत्य का रास्ता पूछती हैं। बट पायर्स इज प्लोइंग, पर पायर तो अपना खेत जोत रहा है। हिज हाफ एकर एंड रिफ्यूजेस टू लीव हिज वर्क, और हाफ तो उसका जुत गया है, जबकि अब आधा काम जो उसका रह गया है तो अपना काम छोड़ने से वो मना कर देता है। एंड लेट देम, और उनको आगे रास्ता नहीं दिखाता है। ही सेट्स देम ऑल टू ऑनेस्ट टॉयल एज द बेस्ट पॉसिबल रेमेडी फॉर देयर वाइसेस। ही सेट्स देम, उनको वो बिठा देता है, ऑल, उन सबको, टू ऑनेस्ट टॉयल, एक मेहनत, ईमानदारी की मेहनत पर, एज द बेस्ट पॉसिबल रेमेडी, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉसिबल संभावना रेमेडी है, फॉर देयर वाइसेस, उनकी बुराइयों की। एंड प्रीचेस द गॉस्पेल ऑफ वर्क, और जो काम से रिलेटेड जो गॉस्पेल हैं उनको वो बताता है, एज अ प्रिपरेशन फॉर साल्वेशन, मुक्ति पाने की। ठीक है, थ्रू आउट द पोम, और इस पूरी पोम में पायर्स वियर्स स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस टू जॉन बैप्टिस्ट, तो वो जॉन बैप्टिस्ट की जो रिजेंबलेंस है उसके जैसा वो यहाँ पे दिखते हैं। प्रीचिंग टू द क्राउड, उस क्राउड को प्रीच करते हुए, बताते हुए, इन द वाइल्डरनेस, उस जंगली रूप में, जंगल भरे हुए जंगल में। द लेटर, और बाद में, विजन्स आर प्रोक्लेम्स, विजन आते हैं और इस बात को बताते हैं, प्रोक्लेमेशन करते हैं, ऑफ द मोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, मोरल और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। द पोम ग्रोज ड्रामेटिक इन इट्स इंटेंसिटी, और ये जो पोम है ये ड्रामेटिक रूप में आगे बढ़ती है, राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट पावर इन द पियर्स ट्रायम्फेट ओवर डेथ, और आगे बढ़ती है जहाँ पर जो पियर्स की जो आवाज़ है, ट्रम्फेट है डेथ के ऊपर, वहाँ तक।
एंड देन और फिर द पोइट वेक्स फ्रॉम हिज विजन, पोइट अपने विजन से जाग जाता है विद द साउंड ऑफ ईस्टर बेल्स रिंगिंग इन द ईयर्स, उसके कानों में ईस्टर बेल्स की आवाज़ आती है। हेयर आर फ्यू लाइन्स टू इलिस्ट्रेट द स्टाइल एंड लैंग्वेज, यहाँ कुछ लाइन यहाँ दी हुई हैं इसको एग्जाम्पल बताने के लिए। बट द होल पोम मस्ट बी रेड इफ़ वन इज़ टू अंडरस्टैंड इट्स क्रूड स्ट्रेंथ, जो इसकी क्रूड जो स्ट्रेंथ है उसको समझने के लिए भाई पूरी ही पोम आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये पोम दी हुई है, इसको हम समझ नहीं सकते क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है, इसके वर्ड्स जो हैं। आगे हम बात करेंगे तो उनके ही कंटेम्परेरी 1324 जिनमें जन्म हुआ है और 1324 से 1384 तक ये रहे हैं जॉन बाइक्लिफ। इनका अपना इन्फ्लुएंस है इंग्लिश लिटरेचर में चौसर के टाइम में। बाइक्लिफ एज अ मैन, एक इंसान की तरह, इज़ बाय फार द मोस्ट पावरफुल इंग्लिश फिगर ऑफ द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी का एक पावरफुल शक्तिशाली इंग्लिश फिगर ये रहा है। द इमेंस इन्फ्लुएंस, और जो उसका बहुत जो गहरा इमेंस प्रभाव है ऑफ हिज प्रीचिंग, उसकी प्रीचिंग का, इन द नेटिव टंग, उस नेटिव टंग में जो लोगों की थी इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड द अदर ऑफ हिज लॉलार्ड्स, और उनके जो अदर लॉलार्ड्स हैं उनमें, टू स्टिर द सोल ऑफ द कॉमन फॉक, तो उनकी प्रीचिंग ने लोगों की जो आत्मा है उसको हिला दिया। आर टू वेल नोन हिस्टोरिकली टू नीड रिपीटिशन, जो कि जानी जाती है वेल नोन हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप में, टू नीड रिपीटिशन, कि इसकी रिपीटिशन हो। दो, जबकि अ यूनिवर्सिटी मैन एंड अ प्रोफाउंड स्कॉलर, एक यूनिवर्सिटी मैन, एक पढ़ा लिखा इंसान, स्कॉलर, ही साइड्स विद लैंगलैंड, जो कि लैंगलैंड की साइड में खड़ा हुआ है। ये कौन? जॉन बाइक्लिफ हैं। एंड हिज इंटरेस्ट आर विद द पीपल रादर देन विद द प्रिविलेज्ड क्लासेस, और जो उसका इंटरेस्ट है जिसमें वो लिखने में या बताने में इंटरेस्ट है वो लोगों से रिलेटेड है, ना कि प्रिविलेज्ड क्लासेस, जो विशिष्ट क्लासेस हैं वहाँ पर उनसे रिलेटेड नहीं है। फॉर हुम, जिनके लिए चौसर राइट्स, चौसर किसके लिए लिखते थे? जो वहाँ पे विशिष्ट प्रिविलेज, विशेष अधिकार जो अपर क्लासेस हैं उनके लिए। हिज ग्रेट वर्क विच, और उनके महान वर्क जो कि अर्न हिम हिज टाइटल, जिसने उनको टाइटल दिलाया क्या? द फादर ऑफ प्रोज। तो जॉन बाइक्लिफ को हम फादर ऑफ प्रोज कहते हैं, जबकि चौसर को, जॉफ्री चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट कहते हैं, पोइट्री कहते हैं। द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, तो वो क्या है? ट्रांसलेशन है किसका? बाइबल का, जिसकी वजह से जॉन बाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। बाइक्लिफ हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड द गॉस्पेल, क्या कहते हैं? बाइक्लिफ ने स्वयं ही इन गॉस्पेल को, कहानियों को क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। एंड मच मोर ऑफ न्यू टेस्टामेंट, और न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है उसको भी। द रेस्ट वॉज फिनिश्ड बाय हिज फॉलोअर, और जो रह गए, बच गए, उनको उनके फॉलोअर्स ने किया है ट्रांसलेट, स्पेशली बाय निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड, और निकोलस हेयरफोर्ड ने। दीज ट्रांसलेशन वर मेड फ्रॉम द लैटिन बलगेट, जो कि ये ट्रांसलेशन है लैटिन बलगेट में है, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रीक एंड हिब्रू, ना सिर्फ ओरिजिनल ग्रीक में ना हिब्रू में। एंड द होल वर्क वॉज रिवाइज्ड इन 1388 बाय जॉन परवे, जबकि इस वर्क को रिवाइज किया गया था जॉन परवे के माध्यम से, अ डिसिपल ऑफ बाइक्लिफ, जो कि बाइक्लिफ के ही एक शिष्य हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओवर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वर्क, ये इम्पॉसिबल था कि भाई इस जो वर्क है इसको ओवर एस्टिमेट करें, बोथ ऑन आर इंग्लिश प्रोज एंड ऑन द लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पीपल, कि बोथ, दोनों ही तरीके से इंग्लिश प्रोज और लाइफ ऑफ इंग्लिश पीपल। दो बाइक्लिफ्स वर्क आर नाउ अनरेड, अभी भी बाइक्लिफ्स के जो वर्क हैं वो अनरेड है, पढ़े नहीं गए हैं, एक्सेप्ट बाय ओकेजनल स्कॉलर, बाकी सिर्फ कुछ इक्वेजनल स्कॉलर हैं, उनके अलावा किसी और ने नहीं पढ़े हैं। ही स्टिल कॉपीड अ वेरी हाई प्लेस इन आर लिटरेचर, फिर भी इनका एक ऑक्यूपाई करते हैं, यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं इस लिटरेचर में अपना प्लेस। हिज ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल वॉज स्लोली कॉपीड ऑल ओवर इंग्लैंड, उन्होंने जो बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में वो सारे इंग्लैंड में कॉपी हो जाती है। एंड सो फिक्स्ड अ नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश प्रोज, और फिक्स हो जाती है फिर एक नेशनल स्टैंडर्ड किसका? इंग्लिश प्रोज का, टू रिप्लेस द वेरियस डायलैक्ट, तो वहाँ पे जो अलग अलग डायलैक्ट बोली जाती थी वो रिप्लेस हो जाती हैं। पोर्शंस ऑफ दिस ट्रांसलेशन, इस ट्रांसलेशन की कुछ पोर्शन, कुछ भाग, इन द फॉर्म ऑफ फेवरेट पैसेज, जो कि एक फेवरेट पसंदीदा पैसेज में है, फ्रॉम स्क्रिप्चर, उस स्क्रिप्चर से, वर कॉपीड बाय थाउजेंड्स, वो हज़ारों में
कॉपी हुए एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, और पहली बार इन आर हिस्ट्री अ स्टैंडर्ड ऑफ प्योर इंग्लिश वॉज एस्टेब्लिश, और एक प्योर इंग्लिश है वो एस्टेब्लिश्ड होती है ना, एज अ कॉमन पीपल, होम ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है, एज अ सजेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ दैट डे। तो उस समय जो लैंग्वेज का, भाषा का सजेशन था, सुझाव था। वी कोट अ फ्यू फेमिलियर सेंटेंसेस फ्रॉम द सरमन ऑन द माउंट। सरमन ऑन द माउंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं एज गिवन इन द लेटर वर्जन ऑफ बाइक्लिप्स गॉस्पेल, जो कि बाद में जो लेटर वर्जन में इनकी जो बाइबल आई है उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ उस बाइबल से रिलेटेड बातें हैं। यहाँ आपको पिक्चर दिख रहे हैं जॉन बाइक्लिप्स की, और ये दिया हुआ है। इसके आगे हम नेक्स्ट कंटेम्पररी को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे कंटेम्पररी हैं जॉन मैंडेविल। About the year 1356 there appeared in England an extraordinary book called The Boys and Travel of Sir जॉन मैंडेविल। इनकी जो इंग्लिश लिटरेचर में इनका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो एक बुक से है, और उस बुक का नाम है बॉयज़ एंड ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडेविल, इन्हीं के नाम से, जो रिटन लिखी गई है इन एक्सीलेंट स्टाइल, बड़े ही अच्छे ढंग से स्टाइल से, इन मिड इंग्लैंड डायलेक्ट में लिखी गई है। जबकि इंग्लिश जो है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है, ये मिडलैंड डायलेक्ट है ना, विच वॉज देन बिकमिंग द लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, जो कि लिटरेरी लैंग्वेज, साहित्यिक लैंग्वेज बन गई थी इंग्लैंड की। फॉर ईयर्स, सालों तक, दिस इंटरेस्टिंग वर्क, जो ये वर्क है, एंड इट्स अननोन ऑथर, और इसका पता नहीं कौन ऑथर है, अननोन ऑथर जो है, वर सब्जेक्ट ऑफ एंडलेस डिस्प्यूट, कि जो झगड़ा है एंडलेस डिस्प्यूट तक पहुंच जाता है। बट इट इज़ नाउ फेयरली सर्टेन, पर अब ये पूरी तरह से फेयरली रूप से सर्टेन, निश्चित हो चुका है, दैट दिस कलेक्शन ऑफ ट्रेवल्स, ये जो ट्रेवलर्स का कलेक्शन है, टेल्स अ सिंपली कंपिलेशन, जो कि कंपाइलेशन है किसका, किन किन लोगों का, ऑडोरिक, मार्को पोलो एंड वेरियस अदर सोर्सेज, और अदर सोर्सेज का कंपाइलेशन है, मिलकर लिखा हुआ है। द ओरिजिनल वर्क वॉज प्रोबेबली इन फ्रेंच, जो ओरिजिनल वर्क है वो शायद फ्रेंच में लिखा गया, विच वॉज स्पीडली ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज लैटिन, जिसको लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, दैन इनटू इंग्लिश, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, एंड अदर लैंग्वेज, और दूसरी भाषाओं में भी। एंड वेयर एवर इट अपीयर्ड, और जहाँ पर भी ये दिखाई देता है, इट बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर, ये पूरी रूप से एक्सट्रीमली, मुख्य रूप से पॉपुलर, फेमस हो गया। इट्स मार्वलस स्टोरीज, इसके अंदर जो स्टोरीज हैं ऑफ फॉरेन लैंड्स, विदेशी ज़मीन पर, बीइंग एग्जैक्टली शूटेड टू द क्रेडुलस स्पिरिट ऑफ द एज, तो इस एज की जो स्पिरिट है उसके लिए शूटेड है। एट द प्रेजेंट टाइम, और इस समय पर, देयर आर सेड टू बी 300 कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ मैंडेविल, और इस समय पर हम ये समझ सकते हैं कि 300 मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई कॉपीज़ जो है वो अवेलेबल है इन वेरियस लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में, मोर प्रोबेबली दैन ऑफ एनी अदर वर्क सेव द गॉस्पेल। तो संभवतः है जैसे इस वर्क ने और दूसरे वर्क्स जो है उनमें उनकी जो गॉस्पेल है उसको सेव किया है, सुरक्षित रखा है। इन द प्रोलॉग ऑफ इंग्लिश वर्जन, जो प्रोलॉग है वो इंग्लिश वर्जन में है, द ऑथर कॉल्स हिमसेल्फ जॉन मैंडेविल, जो ऑथर है उसका वो अपने आप को जॉन मैंडेविल कहते हैं, एंड गिव्स एन आउटलाइन ऑफ हिज वाइड ट्रैवल ड्यूरिंग 30 ईयर्स, और उन 30 साल का जो उनका जो ट्रेवल्स है उसका बात यहाँ पे करते हैं। अब ये देखिए, ये बात अबाउट 1356 की है, और उसी वक्त तो सी रूट की खोज वगैरह हुई है, यहाँ इंडिया की खोज हुई है, अमेरिका की खोज हुई है, तो उसी टाइम का ये वर्क है। बट द नेम प्रोबेबली ब्लाइंड, और जो पर जो नाम दिया गया वो ब्लाइंड है, वो दिख नहीं रहा है, मिट गया है। द प्रोलॉग मोर और लेस स्प्यूरियस, जो प्रोलॉग है वो स्प्यूरियस है, ऐसा लग रहा है कि कॉपी की गई है, किसी रियल वर्क की कॉपी की गई है, ऐसा लग रहा है। एंड द रियल कंपाइलर इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड, पर किसने उसको कंपाइल किया है ये अभी भी ढूंढना बाकी है। द मॉडर्न रीडर्स में स्पेंड एन आवर और 2 वेरी प्लीजेंटली इन, जो आजकल के रीडर हैं उसमें 1-2 घंटे प्लीजेंटली लगा सकते हैं। द ओल्डर वंडरलैंड, दिस ओल्ड वंडरलैंड, है ना, इस पुरानी वंडरलैंड में। और इट्स लिटरेरी साइड द बुक इज़ रिमार्केबल, दो ट्रांसलेशन
जबकि ये बड़ी रिमार्केबल है। जबकि जो ट्रांसलेशन है एज बीइंग द फर्स्ट प्रोज, जो कि फर्स्ट प्रोज रहा है, प्रोज वर्क रहा है मॉडर्न इंग्लिश का, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी स्टाइल, जिसकी एक अलग ही लिटरेरी स्टाइल है, एंड फ्लेवर और एक अलग ही फ्लेवर है ना, इसका स्वाद है। अदरवाइज इट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट्री ऑन द जेनरिक कल्चर एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द 14th सेंचुरी। तो कहने का मतलब है जॉन मेंडेविल की ये जो बॉयज़ एंड ट्रैवल ऑफ सर जॉन डे मिल है वो फेमस है इसलिए क्योंकि उस वक्त सी रूट की खोज हो रही थी, और ये बुक देखने के लिए मिलती है जिसमें हमें मिलता है कि जो मार्को पोलो हैं, है ना, और भी राइटर जो हैं जैसे कि मार्को पोलो हो गए, ऑडोरिक हो गए, इन सब के ऐसा लगता है कि मिला जुला ये वर्क है। ये हमने यहाँ पे किया एज ऑफ चौसर को, और नेक्स्ट टाइम हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट डे क्या द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, सो होप करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट अपना ज़रूर छोड़ें कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।